गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत सारा वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीपीसी नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग कुछ और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। श्रद्धा मर्डर केस के बारे में तो आप सब लोगों ने सुन ही रखा होगा। आप देख रहे होंगे कि टीवियों में 24 घंटा वही न्यूज़ और वही रिपोर्ट चलती रहती है। जी नहीं, हम श्रद्धा मर्डर केस पर बात नहीं करेंगे कि श्रद्धा को किसने मारा, क्यों मारा। वो हमारा मुद्दा नहीं है। वो आप लोग को पहले से पता है कि किसने मारा, किस लिए मारा, क्यों मारा, ये सब आप लोग जानते हैं। शायद ही ऐसा कोई भी इंसान होगा जो इस समय इसके बारे में नहीं जानता होगा कि किसने किसको क्यों मारा। उसके बारे में हम बात नहीं करते, वो हमारा मुद्दा नहीं है और वो हमें पढ़ना भी नहीं है। हमें जानना है कि उस केस के साथ में जुड़े हुए जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो आपको लिंक करके पढ़ने हैं, आपको क्या क्या जानकारी इस समय रखनी है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति यानी जब कोई एक्यूज्ड, जब कोई अभियुक्त जेल जाता है, तो जेल जाने का मतलब ये नहीं है कि उसके सारे अधिकार ही खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि उसके मौलिक अधिकार हैं या उसके कानूनी अधिकार हैं, फंडामेंटल और लीगल राइट्स दोनों ही उसके एज इट इज़ रहते हैं। तो जेल जाने के बावजूद भी वो सारे अधिकार उन्हें हासिल होते हैं जो भी अभियुक्त जेल जाते हैं या पुलिस की हिरासत या गिरफ्त में रहते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि अभी आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ में नारकोटिक्स, पॉलीग्राफ एंड ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट की चर्चा जो है चल रही है। और जो एक्यूज्ड है उसमें आपको सबको पता है कि उसका नाम क्या है। तो जो एक्यूज्ड है उस केस में, उसका इस तरह के टेस्ट जो है किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो सारे टेस्ट होते हैं, नारकोटिक्स है, पॉलीग्राफ है या फिर ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट है, तो क्या इस तरह के टेस्ट की परमिशन एक्यूज देता है या सरकार या पुलिस अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती उससे करवाती है। यही है हमारे चर्चा का विषय आज इस वीडियो में। तो सबसे पुराना और इस बारे में जो सबसे पहला केस आता है वो सेल्वी वर्सेस कर्नाटका का केस है। इस केस में पहली बार ये चर्चा और ये मुद्दा उठा कि ये जो तीनों तरीके के टेस्ट हैं, ये जो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का वॉयलेशन करते हैं। अब आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग को इस समय पे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस समय ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है। ये आर्टिकल चर्चा का विषय नहीं है, वो मर्डर केस, श्रद्धा मर्डर केस चर्चा का विषय है। और आपको उसके साथ में क्या अपने एग्जाम में ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वो कैसे आर्टिकल 20 और 21 का वॉयलेशन करता है। आप लोग जानते हैं आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को हम उसके प्राण और उसकी देह वाली स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते जब तक कि कोई कानूनी प्रक्रिया खुद ये बात ना करे। मतलब अगर कानून खुद उसको सज़ा दे रहा है उसकी, तो फिर उसकी जान ली जा सकती है, लेकिन जब तक कानून उसको सज़ा न दे तब तक हम किसी की जान नहीं ले सकते। सीधी सी बात है। और आर्टिकल 20 का जो क्लॉज नंबर 1 है, क्लॉज नंबर 2 है, आपको सबको पता है वो क्या है। अभी मैं बात करूंगी जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो। सबसे पहले आप ये देखिए कि आर्टिकल 20 का पॉइंट नंबर 3 जो है वो इस केस के साथ में जुड़ता है और वो कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये बात कहता है कि किसी भी अभियुक्त को या किसी भी व्यक्ति को आप उसी के खिलाफ में स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो अपने खिलाफ में ही बोले, वो अपने खिलाफ में गवाही दे, और उसे किसी भी तरीके से इस तरीके से डरा के, धमका के, भूखा रख के, मारपीट करके उसके बच्चे या उसकी पत्नी को गिरफ्तारी के डर से आप उससे उगलवा नहीं सकते, ज़बरदस्ती उससे स्टेटमेंट नहीं ले सकते कि उसी ने अपराध किया है। आप उसे इस चीज़ के लिए कभी मजबूर नहीं कर सकते। और ये जो टेस्ट होते हैं, पॉलीग्राफ है, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग है और नारकोटिक्स है, ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये एक तरीके से अभियुक्त से ही पूछा जाता है, यानी उसे एक तरीके से मजबूर ही करना हुआ कि वो अपने खिलाफ में गवाही दे कि उसी ने ये अपराध किया है ना। तो जब ये सेल्वी वर्सेस कर्नाटका का केस आया तो उसमें यही चर्चा उठी कि ये आर्टिकल 21, इस तरह के जो टेस्ट हैं आर्टिकल 21 और 20 का
फुल्ली वॉयलेशन करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर जो 3 जस्टिस की बेंच थी, उन्होंने भी ये बात एक्सेप्ट की कि हाँ, ये आर्टिकल 20 और 21 का पूरी तरीके से हनन करते हैं, वॉयलेशन करते हैं, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन पुलिस वालों ने बहुत सारे इस केस में ऐसे तर्क दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में उन्हें साक्ष्य ढूंढने में, साक्ष्य एकत्र करने में दिक्कत महसूस ना हो और आराम से और जल्दी केस को सॉल्व कर लिया जाए, उसके लिए इस टेस्ट का होना, इन सारे टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये बात जो है सरकार से तर्क वितर्क हुआ, तो सरकार ने भी यही जवाब दिया कि ये जनहित के लिए ये एक अच्छा टेस्ट है और ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तीनों जस्टिस ने मिल करके आपसी सहमति से ये डिसीजन लिया कि ठीक है कि ये डिसाइड करना कि इस टेस्ट को हम कानून में रखें, मतलब रखें या ना रखें, ये विधानमंडल का मुद्दा है, वो ये डिसाइड करें और इसके लिए कानून बनाए, ये उनका मुद्दा है। लेकिन कल को अगर कोई एक्यूज्ड ये बात आकर के कोर्ट के सामने यानी जस्टिस के सामने ये बात कहते हैं कि उसके साथ में ये फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, यानी उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और वो इस तरीके का टेस्ट नहीं देना चाहता, वो अपने खिलाफ में गवाही नहीं देना चाहता और ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वॉयलेशन है, ये संविधान का उल्लंघन है, तो जस्टिस कोर्ट कभी भी इस तरह की परमिशन टेस्ट के लिए नहीं देंगे। लेकिन सरकार के तर्क भी कोई कमज़ोर तर्क नहीं थे इस केस में, सेल्वी वर्सेस कर्नाटका के केस में। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है कि कल को अगर कोई एक्यूज कहता है कि वो नहीं देना चाहता और ये मौलिक अधिकार का हनन है, तो हम परमिशन नहीं देंगे। तो अब जब कोर्ट ने ये कह दिया कि ये मौलिक अधिकार का हनन है, तो फिर जाहिर सी बात है कि एक्यूज की परमिशन लेनी होगी, उसे खुद ये बात कोर्ट के सामने कहनी होगी कि हाँ, वो इस तरीके के टेस्ट को देने तैयार है। तो श्रद्धा मर्डर केस में जो एक्यूज्ड है, जाहिर सी बात है उससे भी परमिशन ली गई होगी कि वो इन तीनों टेस्ट को दे। यही मुझे आपको बताना था कि आपको क्या क्या पढ़ना है अभी अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस केस के लिए आपके लिए क्या क्या जानना इम्पॉर्टेंट है। इस केस की हिस्ट्री जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो तो वैसे भी सबको पता है। आगे क्या होगा इस पर भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। कोर्ट और कानून अपना काम कर रहा है, आपको अपने एग्ज़ाम पे दिमाग लगाना है। अब कोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे सेट कर दिया कि जब भी नारकोटिक्स, पॉलीग्राफ और ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होंगे तो उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे और वो फुलफ़िल करने ज़रूरी होंगे। वो अगर फुलफ़िल होंगे तो ही कोर्ट इस तरह की परमिशन जो है आगे देंगे करने के लिए, टेस्ट के लिए। सबसे पहले जो है वो क्राइटेरिया क्या है, वो एक एक करके हम समझते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में ये सब कुछ मिल जाएगा, मैं ये सब अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि लाई डिटेक्टर का यूज़ करने के टाइम पे एक्यूज्ड को इसकी सूचना दी जाएगी और उसकी परमिशन ली जाएगी। ये फर्स्ट नंबर क्राइटेरिया है। सेकंड नंबर में है कि लाई डिटेक्टर जिस समय यूज़ किया जा रहा होगा उसके यूज़ करने का इंटेंशन क्या है, ये पुलिस वालों को और वकीलों को, अभियुक्त को बताना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा। थर्ड नंबर में है कि ये जो एक्यूज्ड अपनी सहमति दे रहा है इस तरह के टेस्ट के लिए, ये मजिस्ट्रेट के सामने लिखित में उसको अपनी अनुमति देनी पड़ेगी। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि जब इस तरह के टेस्ट के बाद में जो भी सुनवाई हो रही होगी, तो सुनवाई के टाइम पर अधिवक्ता जो होंगे, एक्यूज्ड के जो अधिवक्ता होंगे यानी अभियुक्त के जो अधिवक्ता होंगे, वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके साथ में मौजूद होंगे। अगला क्राइटेरिया है कि जो भी वो उसने स्टेटमेंट दिया होगा उसका इस्तेमाल एज अ कन्फेशन सुनवाई के टाइम पे नहीं किया जाएगा। एक तरीके से आप ये याद रखिए कि एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 25 भी आपको इस चीज़ के लिए सख्त मना करता है। और नेक्स्ट जो है कि आगे पूछताछ और कितना डिटेन करके रखना है अभियुक्त को, इस मामले पर कोर्ट इसके बाद विचार करेगा जब ये पूरा टेस्ट हो जाएगा। आज का ये वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, और नहीं आया तो वीडियो को बार बार सुनिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितनी सारी जानकारी इसमें मौजूद थी और आपको ये कितना फ़ायदेमंद लगता है और कितना नहीं। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो बिना लाइक किए आप जाइएगा मत। चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा।
सब्सक्राइब कर लिया है तो बाकी फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और शेयर करने के बाद में आप मन लगा के पढ़िएगा और अपने लिए आप जो हो सके आप अपने लिए शॉर्ट नोट बनाइएगा। तो आज के इस वीडियो से श्रद्धा मर्डर केस की हिस्ट्री हमें नहीं जाननी थी, हमें आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जानना था, और सेल्वी वर्सेस कर्नाटका का केस और बाकी कोर्ट ने क्या क्या क्राइटेरिया सेट किए इन सारे टेस्ट को लेकर के, और वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या फिर इनवैलिड है, यही आपको मुझे बताना था। अब आर्टिकल 20 का क्लॉज नंबर 1 और 2 मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता, उसके बारे में भी बताना पड़ता। वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको पढ़िएगा और अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में चैनल पे ये सब कुछ बता रखा है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़िए।